गुड मॉर्निंग। आज अपन एग्रीकल्चर बायोलॉजी के अंदर अपन 14 नंबर चैप्टर पढ़ रहे थे। उसमें अपन ने कल 2-3 मछलियों की बात कर ली थी। जैसे अपन ने रोहू के बारे में पढ़ लिया था, उसके बाद अपन ने कतला के बारे में पढ़ लिया था, कल बासुक के बारे में पढ़ लिया था। मछलियों की क्या विशेषता होती है इनकी बात कर ली थी। इसके आगे आज अपन बात करेंगे मृगाल या सिर, इसका वैज्ञानिक नाम है सिरहिनस मृगाला। इस मछली की बात करेंगे, इसकी क्या विशेषता है। देखिए वैज्ञानिक नाम आपको जरूर याद रखना है, ठीक है। आप ये समझ लीजिए, कंपलसरी समझ लीजिए इस चीज़ को आप, ठीक है। इसकी विशेषता की बात करते हैं तो ये आपके दक्षिणी एशिया की प्रमुख मछली है। तो ये तो नहीं पूछा जाता लेकिन फिर भी नॉलेज के लिए है तो पढ़ ही लेते हैं। दक्षिणी एशिया की प्रमुख मछली है चीज़ के लिए। उसके बाद इसकी बात करते हैं कि यह जो है आपके ये तेज़ बहती नदियों में रहती है। ये थोड़ा सा अलग पॉइंट आया कि तेज़ बहती नदियों में पाई जाती है, मतलब जहाँ पे बहती हुई नदियाँ पाई जाती है तेज़ रफ्तार के साथ, वहाँ पे ये पाई जाती है। और ये क्या होती है, लवणीय जल को भी सहन करने की क्षमता पाई जाती है कि लवणीय जल को भी सहन कर सकती है, लवणीय जल को सहन करने की क्षमता। और उसके बाद देखिए आप किसकी बात करते हैं, किसकी अधिकतम लंबाई कितनी होती है, वजन कितना होता है। तो इसकी अधिकतम लंबाई जो है वो आपके 2 फीट होती है। और वज़न जो है इसका वो आपके मैक्सिमम जो वज़न है इसका 2 किलोग्राम तक हो सकता है, 2 किलोग्राम तक हो सकता है। और इसके सिर की लंबाई के बराबर चौड़ाई होती है कि जैसे अभी डायग्राम बनाएंगे कि जितना इसका सिर आपके जो है आपके इसका जो सिर होता है उसकी लंबाई जितनी होगी उतने पूरे शरीर की चौड़ाई होगी। सिर की लंबाई के बराबर क्या होती है, चौड़ाई पाई जाती है कि जितना इसकी सिर की लंबाई होगी उतना है कि शरीर क्या होगा, चौड़ा होगा। कभी शरीर का जो उदर वाला निचला भाग है, पेट वाला जो भाग है, उदर का निचला भाग जो है ये आपके क्या होता है, आपके चांदी के समान चमकीला होता है, चांदी के समान चमकीला। इस चीज़ का ध्यान रखें, ये अलग विशेषता है। और चमकीला एवं क्या होता है, सफ़ेद रंग का होता है। सफ़ेद रंग का होता है। दूसरी बात करें पंखों का रंग इनका कैसा होता है, तो इनके पंखों का रंग नारंगी होता है। पंखों का नारंगी रंग होता है, नारंगी रंग होता है। उसके बाद बात करें इसके आगे अपन कि ये जो मछली होती है सभी प्रजातियों के साथ जीवन यापन कर सकती है। सभी प्रकार की जो मछली उनके साथ आसानी से रह सकती है। प्रथम वर्ष में इसका जो वज़न है, जब 1 वर्ष की होती है तो इसका वज़न 600 से 700 ग्राम होता है, 600 से 700 ग्राम पाया जाता है। और इसका वज़न जो है वो रोहू और कतला की तुलना में क्या होता है, बहुत ही धीरे बढ़ता है। कि भाई जो रोहू है आपके, रोहू और कतला जो मछली है, कतला मछली की तुलना में वज़न धीमी गति से बढ़ता है। उसके बाद बात करें आप इसकी कि 2 वर्ष के बाद इसकी जो विकास की दर है वो क्या हो जाती है, धीमी पड़ जाती है। मतलब जब ये 2 वर्ष की हो जाएगी उसके बाद इनकी वृद्धि क्या हो जाएगी, लगभग नए के बराबर होगी, ऐसा कह सकते हैं, एक प्रकार से रुक जाएगी, ठीक है। और इसका जो डायग्राम बनाए अपन तो सिंपल सा सब जैसे मछलियों को बनाते वैसा ही है, कोई ज़्यादा स्पेशल डायग्राम नहीं है। इसका भी हल्का सा बना लेते हैं अपन। और ये इसका ये आपके मुँह हो जाएगा ऐसे, और यहाँ पे आपके वोगल्स गलफड़े पाए जाएंगे, ये आइज़ हो जाएगी आपके इसके। और यहाँ पे क्या होता है आपके मुंह वाला पोर्शन बन जाएगा। और अंदर वो आपके सल्क वाली बात हो, सभी मछलियों में सल्क पाए जाते हैं लगभग। और ये आपके
और ये बना देते हैं अपन इसके पंख। बाकी सब चीज़ें सेम ही है, पंख पाए जाते हैं, पूँछ हो गई, ठीक है। बाकी सब जो नामांकन, जैसे ये पंख हो गया, ये पंख हो गए, जैसे इसको बोल देंगे, ये बीच में सल्क पाए जाएंगे, ये जो पृष्ठ पंख हो गए, आपके श्रोणी पंख हो गए, ये पुच्छ पंख हो गए, ठीक है। इस प्रकार की कुछ रचना, ये नेत्र हो गए आपके, इस प्रकार से इनकी सही, यहाँ आपके गलफड़े हो गए, इसके ये वाले गलफड़े पंख हो गए, ये अंश आपके पृष्ठ पंख हो गए, ये श्रोणी पंख हो गए, पूँछ पंख हो गए, ठीक है। इस प्रकार से ये पृष्ठ आपके पंख हो गए। तो ये इस प्रकार की इसकी संरचना पाई जाती है। एक बार फास्टली इसको रिवाइज कर लेते हैं कि जो मृगाल मछली है ये दक्षिण एशिया की प्रमुख मछली है। ये तेज़ बहती नदियों में पाई जाती है, कि जहाँ नदियाँ होती है तेज़ धागे के साथ बहती है, वहाँ पे ये प्रेजेंट्स होते हैं। लवणीय जल को सेवन करने की इनमें क्या पाई जाती है, क्षमता पाई जाती है कि लवणीय जल को ये क्या कर लेती है, आसानी से उसमें भी रह सकते हैं, मीठे जल में भी रह सकती है। इनकी लंबाई की बात करें तो अधिकतम लंबाई इनकी 2 फीट होती है, मैक्सिमम लंबाई 2 फीट रहेगी। वज़न जो है इसका वो आपके 2 किलोग्राम से ज़्यादा नहीं पाया जाता है। और जो सिर की लंबाई जो होगी वो आपके जैसे सिर की लंबाई इतनी ही है तो इसकी शरीर की चौड़ाई पूरी इतनी रहेगी, इससे ज़्यादा चौड़ाई नहीं। सिर की लंबाई जितनी होगी उससे उतनी शरीर की क्या रहेगी, चौड़ाई रहेगी इसकी। उसके बाद बात करें कि उधर जो है इनका निचला जो उधर है, कि जैसे नीचे की साइड ये उधर है, ये कैसा रहता है, चांदी के समान चमकीला और सफ़ेद रंग का होता है। और इनके पंखों के जो रंग है, ये पंख जो होते हैं ये कैसे होते हैं, नारंगी रंग के पाए जाते हैं। और इनका वर्ष, एक जब वर्ष की होती है तो इनका वजन कितना होता है, 600 से 700 ग्राम हो जाता है। और ये सभी मछलियों के साथ आसानी से क्या होती है, आपके जल में रह सकती है, सबके साथ सामान्य से बना के रहती है। और इनका जो है रोहू और कतला मछली की तुलना में इनका वजन है वो धीमी गति से बढ़ता है, क्योंकि रोहू और कतला का वजन जो है वो तेज़ गति से बढ़ता है। इनमें रोहू और कतला का जो वजन है वो क्या रहेगा, रोहू और कतला की तुलना में इसका वजन धीमी गति से बढ़ेगा। ये आपके अपने मृगाल मछली की कुछ विशेषताएँ पढ़ ली है, ठीक है। सभी मछलियों के वैज्ञानिक नाम आपको याद होने चाहिए, एग्जाम में जरूर पूछा जाता है इनके बारे में। और क्वेश्चन की विशेषता से बनेगा कि कौन सी मछली है, जैसे इसमें अलग कौन तेज़ बहती नदियों में पाई जाती है, वजन इसका कम होता है, इस हिसाब से इनके कलर को लेकर पूछा जाता है कि चमकीला रंग और पंखों का नारंगी रंग किस में पाया जाता है, ऐसे क्वेश्चन बन सकते हैं। तो आप इनका ध्यान रखेंगे। ये मछली आपकी पूरी होगी। अगली मछली के बारे में पढ़ते हैं। अगली मछली का नाम है आपके जो पढ़ रहे हैं महाशीर। वैज्ञानिक नाम की बात करें इसके, कि जो महाशीर मछली वैज्ञानिक नाम इसका है टोरटोर। सिंपल सा नाम है टोरटोर। मैं देखो आपको इस चैप्टर के बारे में पहले ही बता दिया था कि ये चैप्टर जो है आपके 4 नंबर का है, 4 नंबर का चैप्टर है आपके। ये पूरा टोटल अपने ये जैसे चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा 2 क्लास का और रहेगा, 4 नंबर का एक चैप्टर पूरा होते हैं आपके क्या रहेगा, टोटल 12 नंबर का सिलेबस हो जाएगा अपने। देखो अपन ने पढ़ा था, जैसे किसके बारे में पढ़ लिया था कि अपन ने सबसे पहले शुरू किया था केंचुआ के बारे में पढ़ा था, फिर अपने टिड्डा पढ़ा था, फिर अपने मधुमक्खी पढ़ा था, मधुमक्खी के बारे में, और लास्ट अपने पशु पढ़े थे, पशु परजीवी, जिसमें अपन पिशु पढ़ा था, आपके जोंक पढ़ा था, केंचुआ पढ़ा था, लिवर फ्लू पढ़ा था। तो ये जो 4 चैप्टर थे ये टोटल आपके 8 नंबर, ये पूरी एक यूनिट थी 8 नंबर की, और ये एक चैप्टर 4 नंबर का मछली वाला, तो 8 4 12 नंबर के आपके हो जाएंगे क्वेश्चन। तो इसलिए आप ध्यान रखेंगे। और 1-2 क्लास का वो चैप्टर है, एक ये क्लास है, इसके बाद 2 क्लास और रहेगी लास्ट मैक्सिमम। देखिए इस मछली के बारे में पढ़ते हैं, क्या बात है इसकी, कि भाई इसकी जो मछली की विशेषता क्या है, इनका जो पृष्ठीय शल्क के जो क्षेत्र होता है वो काला, जो आपके कि जो पृष्ठ वाला भाग है, डायग्राम बनाए इसका, पृष्ठीय जो शल्क वाला, शल्क पृष्ठ पर जो शल्क पाए जाते हैं, शल्कीय क्षेत्र कह सकते हैं, पृष्ठ शल्कीय क्षेत्र जो होता है वो आपके क्या होता है, काला होता है। इनकी पहचान करने का तरीका होता है, पेट की तरफ जो होता है वो क्या होता है, सफ़ेद। पेट के हैं, उधर के हैं, इसका हिस्सा क्या रहेगा, ये आपके सफ़ेद पाया जाता है। तो एक इसकी विशेषता ये होगी। उसके बाद देखिए आप कि परिपक्व अवस्था में इसकी लंबाई जो होती है वो 36 सेंटीमीटर की, जब ये मैच्योर हो जाती है, परिपक्व हो जाती है, तब ये कितनी होती है आपके 36 सेंटीमीटर की हो सकती है। 36 सेंटीमीटर हम लोग देख लीजिए आप, 1 मीटर के 36 सेंटीमीटर 1 फीट के अंदर 30 सेंटीमीटर होता है, तो लगभग 1 फीट से थोड़ी सी ज़्यादा। तो इस प्रकार से ये इसकी क्या होती है, लंबाई होती है, जब ये क्या होती है, परिपक्व अवस्था में होती है, मैच्योर होती है। परंतु देखो इसकी बात करें तो अधिकतम कीर्तिमान जो है ये आपकी 150 सेंटीमीटर लंबाई तक, भाई कीर्तिमान की बात करें मैक्सिमम इनका आज तक कितनी, इस किस्म की मछली कितनी लंबी देखी गई, तो आपकी ये 150 सेंटीमीटर तक देखी गई मैक्सिमम। ये मैक्सिमम है, आप समझ लीजिए मैक्सिमम।
इतनी देखिए 150 सेंटीमीटर हो गया, आपके देखिए 30 का भाग देंगे तो ये 5 फीट की हो जाएगी कि मैक्सिमम ये 5 फीट तक आपको मिल सकती है। और इसका जो वज़न है ये 68 किलोग्राम होता है। इनकी वज़न की बात करें तो ये कितना होता है 68 किलोग्राम। इस चीज़ का भी आप ध्यान रखेंगे, इसका वज़न कितना पाया गया है 68 किलोग्राम आपके वज़न पाया गया है। कि ये कहाँ पाई जाती है, तो ये आपके चट्टानी पेंदे जो होते हैं, जहाँ चट्टानें पाई जाती है, चट्टानों के पेंदों में, चट्टानों के पेंदों में। और जो आपके तेज जो आपके बहती नदियाँ होती है, तेज बहती नदी और झरनों के, तेज बहती नदी और झरनों में मिलती है, जहाँ झरने बहते हैं झरनों में मिलती है। ये इसकी विशेषता होगी। ये कहाँ पाई जाती है, स्वभाव कैसा है, सर्वभक्षी है। जो अपने पॉइंट दिए उन्हीं की चर्चा करेंगे, उतना याद हो जाए तो काफ़ी है अपने। सर्वभक्षी स्वभाव होता है। और वर्षा ऋतु में ये क्या होती है, जल के बहाव के विपरीत, कि जल का बहाव जैसे मान लीजिए जल इधर से बह रहा है तो इसकी ये विपरीत जाएगी, जैसे जल इधर से आ रहा है, जल का बहाव ये है तो ये इसके विपरीत की बात होती है। ये जल के क्या होती है, बहाव के विपरीत क्या होती है, कई किलोमीटर चली जाती है, कि जल बहाव के विपरीत कई किलोमीटर, शॉर्ट में लिख देते हैं, कई किलोमीटर तक चली जाती है, कई किलोमीटर तक चली जाती है। उसके बाद क्या होता है, कई किलोमीटर जाने के बाद क्या होता है, जो मानव हस्तक्षेप क्षेत्र है, जो आपके मानव हस्तक्षेप वाले जो क्षेत्र होते हैं, जो प्रदूषित क्षेत्र होते हैं, ठीक है, वहाँ तक ये मुक्त प्रदूषण रहित जल में क्या होती है, अपने अंडे देती है। कि कहीं जल के विपरीत जाएगी, वहाँ पे ऐसी जगह अंडे देगी जहाँ पे क्या हो, मानव का हस्तक्षेप नहीं हो या प्रदूषित क्षेत्र नहीं हो। तो जो प्रदूषण रहित क्षेत्र होता है, प्रदूषण रहित क्षेत्र, वहाँ पे क्या करती है, अपने अंडे देती है। तो इसका जल के बहाव के विपरीत जाने का उद्देश्य क्या होता है, स्वच्छ जल पर अंडे देने का उद्देश्य होता है। और अंडे देने के बाद ये अगस्त सितंबर महीने के अंदर क्या होती है आपके, कि जैसे अंडे दे देती है, उसके बाद अगस्त और सितंबर, कि भाई अगस्त और सितंबर जो आपके महीने के अंदर ये क्या करती है, जल बहाव की दिशा में चलती है। कि भाई अगस्त और सितंबर दिसंबर जो होगा, इसके बाद क्या होगी, जल बहाव जाएगा, जैसे जल इधर आता है तो इधर ही आएगी, जल बहाव की दिशा में चलती है। मतलब जल बहाव के विपरीत कब चलेगी, जब अंडे देने होते हैं, जल बहाव की दिशा में। उसके बाद इसकी बात करें, ये क्या करती है, देशांतर स्वभाव दर्शाती है। मतलब जल की दिशा के अंदर जब ये गति करती है तो इसे क्या कहा जाता है, देशांतर स्वभाव दर्शाती है। तो ये क्या करती है, देशांतर स्वभाव दर्शाती है। देशांतर स्वभाव प्रदर्शित करती है। दिशा निर्धारण होता है क्या फिक्स, ये निश्चित दिशा में गति करती है। कि जल के बहाव के विपरीत कब करना है, जल के साथ जल की बहाव के दिशा में कब करना है, तो इसे क्या कहा जाता है, देशांतर स्वभाव कहा जाता है। इसके जब क्या होता है, इस मछली का अत्यधिक आपके दोहन होता है या आवासीय नुकसान से इनकी जनसंख्या में तेज़ी से क्या हो गई, गिरावट देखी गई है। कि भाई अत्यधिक दोहन है, आवश्यकता से अधिक इनका उपयोग हो रहा है, अत्यधिक दोहन, जनसंख्या वृद्धि, इसकी वजह से इनकी क्या हो रही है, जो है आपकी संख्या कम हो जाती है। संख्या क्या हो गई इनकी, कम देखने को मिल रही है, संख्या कम हो रही है। इसके अलावा अपन इसकी बात करें कि जो इनके कानूनी संरक्षण की इनको आवश्यकता है, क्योंकि इनकी संख्या कम हो रही है। और आपके वन विभाग जो उदयपुर है, के वन विभाग जो उदयपुर के जो अंडे सेने के जो आपके स्थान है अथवा या बीज खेत है, इसमें क्या होता है, माह दिसंबर महीने के अंदर 2016 में इस मछली का प्रजनन कराने में महाराष्ट्र और हिमाचल प्रदेश के पश्चात तीसरा स्थान प्राप्त किया है। कि भाई उदयपुर एक ऐसी जगह है जहाँ पे क्या है, आपके उदयपुर ऐसी जगह है जहाँ पे क्या है, उन्होंने अंडे सेने के स्थान और जो आपके बीज खेत है, मतलब जहाँ पे अंडों को रखा जाता है मछली के, इसको रखने में आपके कौन सा महीना है, तो दिसंबर 2016 की बात है ये, ठीक है। दिसंबर 2016 के अंदर इनको क्या है, आपके जयपुर जो है तीसरे नंबर पे है। पहले नंबर पे कौन है, महाराष्ट्र, और दूसरे नंबर पर हिमाचल प्रदेश। कि महाराष्ट्र और हिमाचल प्रदेश, और तीसरे नंबर पे क्या है, जयपुर, अपनी राजधानी, ठीक है। तो ये तीसरे स्थान पे आपके क्या है, ये अंडे सेने और आपके जो इनके बीज खेत, मतलब इनको अंडों को सुरक्षा करने, अंडे सेने व बीज खेत, मतलब जहाँ पे मछली छोटी मछली होती है उसे क्या कहा जाता है, बीज कहा जाता है।
इसको ये आपके छेड़ने का कार्य करती है। अब देखिए आप इनकी बात करें आगे कि देखिए एक बार इसका अपन फास्टली रिवीजन कर लेते हैं। डायग्राम कोई ज़्यादा विशेष वही नहीं है, सेम चीज़ डायग्राम की है, थोड़ा सा अलग है कि ओपन को अभी कलरफुल अपने पास है नहीं तो बनाते कि ये थोड़ी सी क्या होती है ऊपर से काले रंग की होती है, वो अपन को रिप्रेजेंट करना होता है। और एक इनमें अलग से क्या पाया जाता है, गलफड़ा ढक्कन पाया जाता है। तो बना लेते हैं थोड़ा सा इसको फास्टली कि जैसे ये मछली आपके गर्दन वाला हो गया पोर्शन, ये वाला छोटा सा बनाएंगे इसको, ये आपके पोर्शन, फिर ये आपके ये हो गया आपके। यहाँ पे क्या होता है, गलफड़े का ढक्कन पाया जाता है जिसके ऊपर गलफड़े ऊपर से बंद रहते हैं, और ये बाकी वही आपके सल्क हो जाएंगे। इस प्रकार से पाई जाती है, और ये आपके यहाँ पंख बन जाएंगे इसके सेम इस प्रकार, ठीक है। ये आपकी मछली हो जाएगी। तो ये गलफड़ा क्या पाया जाता है, एक अलग गलफड़ा या गलफड़े ढक्कन पाया जाता है। तो गलफड़े उससे क्या रहते हैं, ढके हुए रहते हैं। बाकी सभी चीज़ें क्या होती है, सेम बाकी पाई जाती है, कोई ज़्यादा विशेष अंतर नहीं है। रंग का अंतर है वो जो अपने यहाँ प्रदर्शित नहीं हो सकता। अब देखिए आप महत्वपूर्ण पॉइंट्स हैं इसकी, वापस एक बार अपन फास्टली चर्चा कर लेते हैं कि भाई इसकी क्या क्या विशेषता रही है, इसकी बात कर लेते हैं अपन। कि भाई महाशीर जो है इसका वैज्ञानिक नाम क्या हो गया, टोरटोर हो गया पहली बात तो। दूसरा कि इसकी बात करें तो इसके जो पृष्ठीय सल्क होते हैं, मतलब पीठ के ऊपर जो होते हैं, जो पृष्ठ शैल के क्षेत्र होता है कैसा होता है, काला होता है। वो पेट वाला पोर्शन होता है ये क्या होता है, सफ़ेद, नीचे की तरफ यहाँ पर जो होता है। ऊपर वाला जो ये क्षेत्र होता है ये काला होता है, और नीचे वाला जो क्षेत्र ये क्या होता है, सफ़ेद होता है या श्वेत होता है। उसके बाद बात करें परिपक्व समता कितनी सेंटीमीटर होती है, 36 सेंटीमीटर इसकी लंबाई मानी गई है, लगभग अपन कह सकते हैं 1 फीट। उसके बाद इसकी मैक्सिमम जो लंबाई है, कीर्तिमान कह सकते हैं कि भाई मैक्सिमम कितनी लंबी रही है, तो 150 सेंटीमीटर पाई जाती है। वज़न इनका 68 kg होता है, 68 kg। और चट्टानों के जो पेंदे होते हैं वहाँ पे तेज बहती नदियों में झरनों के जरिए मिलती हुई है अपन को मुख्य रूप से। सर्वभक्षी मछली है, और जल के बहाव के विपरीत दिशा में क्या होती है, कई किलोमीटर चली जाती है। जैसे मान लो जल का बहाव इधर है तो ये क्या है, जल के विपरीत दिशा जाएगी ऐसे, विपरीत दिशा में जाकर क्या करती है, सुरक्षित जगह जो प्रदूषण रहित क्षेत्र होता है, मानव हस्तक्षेप नहीं होता है, वहाँ पे अंडे देती है। और अगस्त सितंबर का महीना जब होता है तब ये क्या करती है, जल के बहाव की दिशा में आ जाती है और देशांतर स्वभाव प्रदर्शित है। देशांतर स्वभाव का मतलब हो गया कि जब ये क्या करती है, निश्चित दिशा में गति करती है, निश्चित समय में करती है, तो इसे क्या कहा जाता है, देशांतर स्वभाव कहा जाता है। और अत्यधिक दोहन और जनसंख्या वृद्धि और आवासीय सुरक्षा के लिए इसकी संख्या मानव की जो है, अत्यधिक दोहन हो रहा है इसका, मानव की जनसंख्या वृद्धि और आवासीय विकास के लिए क्या होता है, इनका क्या हो रहा है, संख्या कम हो रही है। और इनके क्या हुआ है, जैसे ये उदयपुर के अंदर क्या है, अंडे सेने वाले अंडे देने के बाद एक निश्चित ऊष्मा मिलनी चाहिए, जिससे अंडों से क्या होती है फिर बच्चों का जन्म होता है। तो अंडे सेने और बीज खेत मछली जो होती है आपके छोटे मछली के छोटे जो बच्चे होते हैं, ठीक है, उनको सुरक्षित रखना, उनको पालन पोषण करना, उनको भोजन देना ताकि वो वृद्धि कर सके। तो अंडे सेने और बीज खेत जो है उदयपुर के अंदर दिसंबर के अंदर 2016 के अंदर ये कार्य किया गया था। तो उदयपुर के अलावा 2 ऐसे आपके महाराष्ट्र और हिमाचल प्रदेश हैं जिन्होंने भी ये कार्य कर रखा है। और तीसरे नंबर पर क्या आता है, जयपुर का नंबर आता है, जो इन्होंने इस प्रकार का कार्य किया है कि भाई इस मछली के अंडे सेने और बीज खेत, मतलब जो मछली के छोटे मछलियाँ होती है उनको भोजन और पोषण देने का कार्य किया गया है। अब अपन इसके आगे बात करते हैं कि इस मछली की क्या विशेषता है। और दूसरी देखो मछलियाँ थी वो पूरी हो गई। अपन कौन सी मछलियाँ पढ़ी, देखिए सबसे पहले अपन रोहू पढ़ लिया, ठीक है, कि भाई अपन रोहू की बात कर ली थी, रोहू मछली क्या होती है, इसकी क्या विशेषता होती है, इसकी बात होगी अपने। उसके बाद अपन बात की थी रोहू के बाद में कि जो आपके है कतला की बात कर ली थी। फिर आपकी इसके अपन बात में की थी कलबासु, और एक मृगाल पढ़ लिया अपने, कलबासु बाद में अभी मृगाल पढ़ा था, और एक महाशीर। ये आपके 5 मछलियाँ ही सिलेबस में जो राजस्थान में पाई जाती है और मीठे जल में पाई जाती है। ये 5 मछलियों की अपनी बात हो गई है। अपने क्या क्या विशेषता है, कौन से इसके वैज्ञानिक नाम है, इन सब की अपन चर्चा कर चुके हैं। तो अपन को ये चीज़ का ही ध्यान रखना है कि इनके वैज्ञानिक नाम क्या है, इनकी विशेषता क्या है, जैसे इनका कलर क्या है, इनका वजन क्या है, इनकी जैसे देशांतर स्वभाव कौन प्रदर्शित करती है, ऐसे कुछ पॉइंट हो गए। या जैसे जयपुर के अंदर किसने सबसे पहले अंडे सेना और बीज से खेत के लिए कार्य किया था, इसके अलावा कौन से राज्य है। तो ऐसे क्वेश्चन भी आ सकते हैं। प्रदूषण रहित क्षेत्र में अंडे देती है, विपरीत दिशा के जो जल है विपरीत दिशा की गति कौन करती है, तेज जल में बहने वाली कौन सी मछली है, मृगाल, एक महाशीर है, 2 है।
ठीक है, रोहू की विशेषता है, कतला की क्या विशेषता है, कलबासु की क्या है। तो कुछ ऐसे पॉइंट्स एक नंबर क्वेश्चन याद, आपके इसके वैज्ञानिक नाम या इसकी विशेषता भी आ सकती है। 5 मछलियाँ हैं, ये आपको याद करनी है। एक क्वेश्चन तो फिक्स है, आना ही आना। 4 नंबर का तो 2 नंबर का क्वेश्चन मछलियों से बनना ही बनना है। और फिर बच्चा 2 नंबर का मैटर जो अभी पढ़ेंगे उसमें से क्वेश्चन बनता है। तो अभी जो 5 मछलियाँ पढ़ी इसमें से क्वेश्चन आएगा ही आएगा, 100% आएगा। ठीक है, ये मछलियों वाला तो अपने पोर्शन इस चैप्टर का पूरा हो गया। अब आगे पढ़ते हैं कि मैं मत्स्य पालन की विधियाँ कौन कौन सी है, कि जो मछली पालन किया जाता है इसकी विशेषता क्या क्या है। ठीक है, इनकी चर्चा करेंगे, किस प्रकार से किन विधियों से मछलियों को पाला जाता है। ठीक है, इनकी बात करेंगे अपन। अब देखिए मत्स्य पालन की विधियाँ, अपन अब नेक्स्ट हेडिंग क्या है, मत्स्य पालन की विधियाँ। कि मत्स्य पालन की विधियाँ कौन कौन सी है इसकी बात करेंगे। तो जो आपके मछलियों की सघनता के आधार पर किया गया, तो पहला आधार लिया गया, क्या आधार है इसकी बात करते हैं। तो आधार है अपने मछलियों की जो आपकी सघनता के आधार पर, सघनता वाला मछलियाँ जहाँ ज़्यादा मात्रा में पाई जाती है, मछलियों की सघनता के आधार पर। ठीक है, तो मछलियों की सघनता के आधार पर जो इसकी मुख्य रूप से 2 विधियों का वर्णन किया गया है, 2 विधियों का वर्णन है आपको, 2-3 विधियों का, उनकी बात करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले अपन पढ़ते हैं विरल मत्स्य पालन, इसकी बात करेंगे अपन। सबसे पहला कौन सा अपने 1 नंबर पे, विरल मत्स्य पालन। क्या है इसकी बात करते, देखिए कि भाई इसके अंदर क्या होता है कि जो पादप प्लवक और जंतु प्लवक, पादप प्लवक जो आपके जल में पाए जाने वाले छोटे पादप होते हैं, जंतु प्लवक जो छोटे जंतु होते हैं जो जल में पाए जाते हैं। ठीक है, तो पादप प्लवक और जंतु प्लवक जो होते हैं वे जलीय वनस्पति को क्या करते हैं, मछली वाले जल क्षेत्र में क्या करते हैं, बिना खाद एवं उर्वरक डाले, बिना इनको बढ़ावा देने के लिए क्या किया जाता है, निश्चित किया जाता है। मतलब इसमें क्या होता है, सबसे सिंपल सी बात है कि इस जगह मछली पालन के लिए अपन बाहर से कोई कृत्रिम भोजन नहीं देते हैं। इसमें क्या करते हैं, जो आपके पादप प्लवक होते हैं, जो आपके जल में पाए जाने वाले छोटे पादप होते हैं, वो जंतु जो प्लवक है, जो जल में पाए जाने छोटे जंतु, इनको क्या करते, इनको बढ़ाने के लिए अपन क्या करते हैं कि इनकी संख्या बढ़े। ठीक है, जलीय वनस्पति बढ़े, ये इनको क्या कह सकते हैं, जलीय वनस्पति भी कह सकते हैं, कि जलीय वनस्पति जो है बढ़ सके, इसलिए अपन क्या करते हैं, बिना खाद के इनको क्या करते हैं, बिना खाद या बिना उर्वरक डाले इनको क्या करते हैं, बढ़ावा देने का कार्य करते हैं। कि भाई इनको बढ़ाना है, वो खाद भी नहीं डालना और उर्वरक भी नहीं डालना है, बिना खाद में बिना उर्वरक डाले इनको बढ़ाने का कार्य करते हैं। ठीक है, और आगे देखिए इसकी महत्वपूर्ण पॉइंट क्या है, इससे क्या होता है कि पारिस्थितिकी तंत्र का जो खाद्य जाल है वो क्या करता है, खाद्य जाल का एक क्या बनता है, आधार बनकर क्या बनता है, पिरामिड का रूप लेकर बिक्री योग्य मछलियों का विकास हो सके। कि भाई देखो खाद्य जाल क्या है, खाद्य जाल, पिरामिड, 2 वर्ड आए अपने। देखो खाद्य जाल का मतलब होता है कि बहुत से जीव जो होते हैं, ठीक है, वो देखो एक तो होती खाद्य श्रृंखला, जैसे मान लीजिए घास है, इसको मेंढक ने खाया, या मान लीजिए घास के ऊपर जो छोटे कीट बैठते हैं इसको मेंढक ने खाया या टिड्डे ने खाया, जो भी है मेंढक ने खाया। जैसे सिंपल सा स्टार्ट करते हैं कि घास बैठे खरगोश खा गया इस घास को खरगोश ने खाया, खरगोश को मान लीजिए आपने बिल्ली ने खाया या कुत्ते ने खाया, फिर इसको आगे आपके शेर, चीता, तो ये खाद्य श्रृंखला हो गई। मतलब एक जीव जो होता है वो दूसरे जीव से भोजन ग्रहण करता है, फिर दूसरे जीव के लिए भोजन बनता है। खाद्य जाल में क्या होता है कि जैसे मान लीजिए घास का पौधा, इसको तो खरगोश भी खाएगा, इसको आपके खाद्य जाल, इसको आपके गाय भी खा गई, इसको आपके हिरण भी खा गया, है ना, फिर इसको ये भी कुत्ता है ये भी खा गया, इसको भी कुत्ता खा गया, फिर शेर खा गया। तो मतलब क्या होता है, एक ही जो आपके पोषक पदार्थ होता है या जो एक जीव होता है वो एक से अधिक से भोजन ग्रहण करता है और एक से अधिक के लिए भोजन बनता है, उसे क्या कहते हैं, खाद्य जाल कहते हैं। और पिरामिड का मतलब क्या होता है कि देखो जो हरे पादप होते हैं, एक होता है हरे पादप, फिर उसके बाद आता है प्राथमिक उपभोक्ता, फिर है आपके द्वितीयक उपभोक्ता और फिर है तृतीयक उपभोक्ता। क्या होता है देखिए समझ लीजिए फास्टली, इलोन में था आपके, मैंने पढ़ाया भी था आपको कि जो हरे पादप होते हैं इन्हें कहा जाता है आपके स्वपोषी, जानते हैं आप, स्वपोषी होते हैं, ये अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। इन्हें क्या कहते हैं, उत्पादक। क्या कहते हैं, उत्पादक, जो अपना भोजन खुद बनाते हैं। अब हरे पादपों से जो भोजन ग्रहण करते हैं, जो हरे पादपों पर निर्भर रहते हैं, उन्हें क्या कहते हैं, प्राथमिक उपभोक्ता। जितने भी शाकाहारी जीव, गाय, भैंस, बकरी,
खरगोश, ये आपके क्या आएंगे, प्राथमिक उपभोक्ता में आएंगे। और प्राथमिक उपभोक्ता से जो भोजन ग्रहण करता है द्वितीय उपभोक्ता, जैसे इसमें आएंगे मांसाहारी जीव, ठीक है, या आप कह सकते हैं उच्च कोटि के शाकाहारी जीव। मांसाहारी जीव जैसे आपके आ गए, इसमें कुत्ता है, बिल्ली है, भेड़िया है, ये इसमें आ गए। तृतीय उपभोक्ता मतलब जो चरम उपभोक्ता है, इसको कोई खा नहीं सकता, नष्ट नहीं कर सकता, इसमें आ जाते हैं शेर, चीता, बाघ, मोर, गरुड़, ठीक है, ये इसमें आ जाते हैं, बाज है, ये सब इसमें आ जाते हैं। तो ये आपके प्राथमिक उपभोक्ता, द्वितीय उपभोक्ता, तृतीय उपभोक्ता होते हैं। तो ये क्या होते हैं कि जैसे किसी जगह पर जो जीव मिलते हैं, भोजन का आधार होता है, भाई कौन से जीव ज़्यादा, जैसे मान लीजिए उत्पादक ज़्यादा है तो उनका आधार, जो चीज़ ज़्यादा होती है उसको आधार मिलते हैं। फिर प्राथमिक उपभोक्ता ज़्यादा है, फिर आपके द्वितीय उपभोक्ता है, लास्ट में तृतीय उपभोक्ता है। तो ये क्या बन गया, एक पिरामिड बन गया, ठीक है। तो इसे कहते हैं पिरामिड। तो इसमें क्या होता है, आपके पिरामिड का क्या करते हैं, रूप लेकर बिक्री योग्य मछलियों का विकास होकर भी अपना इसमें टारगेट क्या, विरल मत्स्य पालन की इसलिए किया जाता है कि इसमें ना तो खाद डालेंगे, ना अपन उर्वरक डालेंगे, पादप पलोग और जो जंतु पलोग, इनकी वनस्पति को बढ़ाने का अपन प्रयास करेंगे। और इसमें क्या करते हैं, उर्वरक डाले बिना इनको क्या किया जाता है, निषेचित किया जाता है, ठीक है भाई। ये इनकी संख्या कैसे बढ़ेगी, तो इनमें निषेचन करवाया जाता है। इनको भाई नष्ट नहीं होंगे तो अपना निषेचन करेंगे और अपनी संख्या बढ़ाएंगे। साथ में क्या होता है, ऐसे करने की वजह से क्या होता है, इनमें खाद्य जाल बढ़ता है, मतलब ये इनकी संख्या बढ़ेगी तो इनके खाने वाली मछलियाँ ज़्यादा होगी। पिरामिड का मतलब हो गया, ये ज़्यादा होंगे तो मछलियाँ भी ज़्यादा होगी। तो इस कुल मिलाकर अपन क्या कर सकते हैं, जो विकास अपन ऐसे क्या करते हैं, बिक्री योग्य जो मछलियाँ उनका विकास करने का कार्य करते हैं। क्योंकि सामान्य जो मछलियों की खेती है वो यूरोपीय देशों में की जाती है। कि नॉर्मली मछलियों की खेती कहाँ की जाती है, यूरोपीय क्षेत्रों में की जाती है, यूरोपीय देशों में की जाती है। इस चीज़ का अपन को ध्यान रखना, सामान्य क्या की जाती है खेती, यूरोपीय देशों में की जाती है, यूरोपीय देशों में खेती की जाती है और यूरोपीय देशों में सामान्य रूप से खेती की जाती है, ठीक है। उसके बाद हम बात करें, इसके अलावा आपके जो टिलापिया मछलियाँ हैं, टिलापिया एक प्रजाति है, कि वे जो टिलापिया मछलियाँ हैं, इसका पालन जो है आपके एशिया और अफ्रीका देशों में किया जाता है। कि वो टिलापिया जो प्रजाति की जो मछलियाँ हैं आपके, इनकी खेती आपके कहाँ की जाती है, इनका पालन कहाँ किया जाता है, आपके अफ्रीका के और एशिया देशों में किया जाता है। कहाँ पे किया जाता है, एशिया व अफ्रीका के अंदर किया जाता है, पालन किया जाता है, ठीक है। इसके बाद अपन बात करें कि भाई इनकी कौन सी प्रजाति का उपयोग किया जाएगा, कौन सा नहीं किया जाएगा। कि जहाँ पर मछलियों का घनत्व अन्य छोटी जाति की मछलियों के साथ 150 से 750 मछली प्रति हेक्टेयर हो, भैया इनका पालन कहाँ किया जाता है। कि जो मछलियों का घनत्व है, कि जो घनत्व है, जो आपकी छोटी मछलियाँ हैं उनके साथ में कितना हो, कि भाई जो मछलियाँ हैं 150 से 750 मछली जो है आपके प्रति हेक्टेयर। अब देखिए हेक्टेयर की बात करते हैं, हेक्टेयर क्या है, कि भाई 1 हेक्टेयर जो होता है, कम से कम अपन बीघा के अंदर नॉर्मल बात करते हैं, तो 1 हेक्टेयर जो होता है वो 3.95 बीघा, यहाँ पर लगभग कह सकते हैं लगभग 4 बीघा के बराबर होता है। तो 1 हेक्टेयर कितना हो गया, 4 बीघा के बराबर हो गया। राजस्थान की बात करें, अलग अलग जगह पर अलग अलग होता है। तो 1 हेक्टेयर का हम लोग है 4 बीघा आपके। तो 4 बीघा के अंदर कम से कम कितनी होनी चाहिए, 150 से 700 मछली क्या होती है आपके प्रति हेक्टेयर होनी चाहिए। 1 हेक्टेयर में कम से कम जो 150 से 750 मछली होती है, जो छोटी प्रजाति की मछली होती है उनकी बात करें, होनी चाहिए। और इस प्रकार के पालन में परिश्रम व आर्थिक खर्च में बचत होती है। कि भाई अपन छोटी मछलियाँ पालेंगे, 1 हेक्टेयर के अंदर आपकी कितनी हो जाएगी, तालाब वाला बना के करते हैं, 4 बीघा के अंदर आपके 150 से 750 मछलियाँ पाई जाती है। छोटे आकार की होती है, ज़्यादा बड़ी आकार की मछलियाँ नहीं पाई जाती है। और ये जो है पालन जो है वो परिश्रम व आर्थिक महत्व से फ़ायदेमंद है। कि इसमें परिश्रम भी कम लगता है व आर्थिक नुकसान भी कम होता है। मतलब आर्थिक रूप से अपने लिए क्या है उपयोगी है। आर्थिक खर्च क्या होता है, कम होता है या बचत होती है। तो इस प्रकार से ये विरल मत्स्य पालन किया जाता है। देखिए वापस सुन लीजिए एक बार, विरल मत्स्य पालन क्या है इसकी बात करते हैं। कि विरल मत्स्य पालन जो है आपके, इसमें आपके पादप पलोग और जो जंतु पलोग होते हैं, जो जल में पाए जाने वाले जो छोटे पादप हैं, जो जल में पाए जाने वाले छोटे जीव हैं, जो इन्हें जलीय वनस्पति भी कहते हैं। तो इनको क्या किया जाता है, इनको बढ़ाने के लिए बिना खाद बिना उर्वरक दिए इनको निषेचित करवाया जाता है ताकि इनकी संख्या बढ़ सके। और इनकी संख्या बढ़ेगी तो क्या होगा, आपके पारिस्थितिकी तंत्र में खाद्य जाल, ये क्या करेंगे, खाद्य जाल बनाकर क्या करते हैं, पिरामिड का रूप ले लेते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है, इनकी बिक्री बढ़ जाती है। बिक्री बढ़ाने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। अभी मैंने पिरामिड बता दिया, खाद्य जाल आपको बता दिया क्या होता है। उसके बाद आपने बात की थी कि ऐसी जो सामान्य रूप से जो मछलियाँ होती हैं खेती कहाँ की जाती है, यूरोपीय देशों में की जाती है। फिर एक टिलापिया प्रजाति जो मछलियाँ इनकी खेती आपके एशिया और अफ्रीका के अंदर की जाती है। और ये कहाँ पे की जाती है कि जहाँ मछलियों का घनत्व क्या होता है,
जो छोटी मछलियाँ हैं अन्य छोटी जाति की मछलियों के साथ क्या होना चाहिए 150 से 750, मतलब एक 150 से 750 मछली जो है छोटी मछलियाँ और बड़ी मछलियाँ मिक्स करके प्रति हेक्टेयर होना चाहिए। और 1 हेक्टेयर जो होता है आपके 3.95 बीघा या 4 बीघा के बराबर होता है। और ये जो विधि है वो आर्थिक रूप से क्या है, एक तो परिश्रम में अपन को क्या होता है, परिश्रम भी कम लगता है और आर्थिक जो खर्च है इसमें भी क्या होती है, बचत होती है। तो आर्थिक रूप से अपने लिए क्या है, फायदेमंद और कम परिश्रम वाली ये विधि है। तो इस प्रकार से ये अपने विरल जो मत्स्य पालन है ये अपने पढ़ लिया है। अब इसके बाद दूसरी विधि है वो आएगी आपके अर्ध सघन मत्स्य पालन, एक फिर आएगा सघन मत्स्य पालन। इन 2 विधियों के बारे में अपन कल बात करेंगे। आज की क्लास के लिए इतना ही है। कल ढंग से आप पढ़ के आना अच्छे से, बाकी कल इसके बारे में अपन आगे चर्चा करेंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।